नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स पे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की कैटेगरी में तीसरे अध्याय पे हम पहुँच चुके हैं। तीसरा चैप्टर मैं कहूँ कि क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है और उसके अंदर भी हम लोग थर्ड लेक्चर पे पहुँचे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस BBR. BBR means black body radiations. So we are going to do black body radiations and black body क्या होती है, ये radiations क्या होती हैं, how do they emerge, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। So सबसे पहले black body, काली बॉडी, काला ऑब्जेक्ट। यस एग्जैक्टली जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि वर्ड के मीनिंग के अंदर ही उसकी सारी डेफिनेशन है। So one of the important applications of Bose-Einstein distribution law of particles in various compartments in case of electromagnetic radiations, we can say is BBR, black body radiations. I'm again saying कि जो एक famous example है applications of Bose-Einstein statistical physics, उसके अंदर हम बात करते हैं black body radiations की। So any electromagnetic radiation in thermal equilibrium with matter can be treated as an application of Bose-Einstein statistical physics. अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, ये सब हम डिस्कस कर लें। सो इट विल बी क्वाइट बेटर। ब्लैक बॉडी नेम से ही जैसे क्लियर है कि ब्लैक कलर की होगी। कलर ब्लैक हो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन इट इज़ ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड इन आवर माइंड्स कि ये ब्लैक कलर की होगी। एंड स्टार्ट करने के लिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि ये ब्लैक कलर की ही होगी। अब होता क्या, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो एक ब्लैक कलर होता है वो ब्लैक क्यों होता है। यू नो कि अगर मैं कहूँ कि दिस चॉक इज़ वाइट, ये वाइट क्यों है। दिस बॉडी इज़ ग्रीन, ये ग्रीन क्यों है। इसके अंदर क्या है कि इसमें से ग्रीन कलर की रेडिएशन आके आपकी आईज के अंदर, आपके रेटिना के ऊपर फॉल हो रही है और आई में से कि इसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, या मैं कहूँ कि इसके ऊपर सारी लाइट्स फॉल हो रही हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए उस लाइट के फॉल होने से, वो इलेक्ट्रॉन्स जब डी एक्साइट हुए तो उन्होंने ग्रीन कलर की रेडिएशन जो है वो एमिट की। दैट इज वाई दिस इज ग्रीन। और ये जो व्हाइट है इसने किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं किया, सारी की सारी रेडिएशंस वापस आ गई। दैट इज वाई इट इज कलरलेस। अब ब्लैक के अंदर सारे के सारे बीच में आ गए, यानी कि सारे के सारे कलर, सारी की सारी वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ब्लैक बॉडी विल बी अ बॉडी विच विल बी एब्जॉर्बिंग ऑल द रेडिएशंस। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगी, इसको रीटच देके अच्छे से इसको एस्थेटिक एस्पेक्ट प्रोवाइड करके हम आगे बात करेंगे। तो ये मैं कहूँगी +1 2 लेवल की बात होती है कि एनी बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट विल बी टर्म्ड एज अ ब्लैक बॉडी। जैसे हम बात करते हैं कि ब्लैक होल्स हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर, इंटरगैलेक्टिक स्पेस के अंदर देयर आर ब्लैक होल्स। हमें पता है कि कोई भी रेडिएशन उनके पास नहीं जा पाती है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो भी रिटर्न होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस नहीं आती है। तो हम लोगों को लगता है कि ये सच टाइप ऑफ बॉडीज आर टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। तो ऐसा नहीं है। कैसा है ये धीरे धीरे धीमे धीमे आपको समझ आएगा अप टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो देखिए क्या है कि होना क्या चाहिए। इट इज़ वेरी मच ट्रू कि एक ब्लैक बॉडी कहलाने के लिए उस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होनी चाहिए। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। मतलब आउटपुट के अंदर कितनी उसने एब्जॉर्ब कर ली, इनपुट के अंदर मैंने कितनी फॉल करवाई। लेट अस सपोज मैंने 10 फोटोन्स फॉल करवाया, उसने 4 एब्जॉर्ब कर लिए, तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर बॉडी की हो जाएगी 4/10। सो दिस इज बेसिकली एब्जॉर्प्टिव पावर। ये 1 होनी चाहिए। मतलब 1 कब होगी, 10/10। मतलब जितनी रेडिएशंस हम फॉल करवाएं, सारी की सारी रेडिएशंस जो हैं दोज हैव बीन एब्जॉर्ब बाय दैट बॉडी। तब हम कहेंगे कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, 1 है। तो एनी बॉडी दैट हैव एब्जॉर्प्टिव पावर 1 इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। अभी मैं धीरे धीरे इसकी और डेफिनेशंस पे आऊंगी। सो देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आई कैन से कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन दीज बॉडीज। क्यों ऐसा होता है कि हर एक रेडिएशन जो भी आपने फॉल करवाई, चलो भाई तू भी आ जा, चलो भाई तू भी आ जा। क्यों इतना दयालु है ये ब्लैक बॉडी जो है कि जो भी रेडिएशन आई उसी को घर दे दिया, जो भी रेडिएशन आई उसी को घर दे दिया। कोई सराय थोड़ी है, सराय की भी एक लिमिट होती है, धर्मशाला की भी, एक होटल की भी एक लिमिट होती है कि इतने ही लोग हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट क्यों नहीं है। सो बेसिकली देखिए व्हाट इज द कॉज दैट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट।
होता क्या है कि देर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन दीज बॉडीज। इन बॉडीज के अंदर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूस हैं, बट दोज आर डिस्क्रीट, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं कि आप कोई भी रेडिएशन फॉल करवाइए वो किन्हीं दो लेवल्स के साथ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच होगी। और हमें पता है कि अगर रेडिएशन की एनर्जी मैच हो गई दो लेवल्स के साथ तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो दैट इज वाई this is the basic cause that a black body absorbs all of the radiations falling on it. I'm again saying there exist a lot of discrete energy levels inside these bodies, so they absorb approximately all of the radiations falling on them. तो इनिशियली ये लगा लोगों को कि शायद वी कैन मेक लॉट ऑफ ब्लैक बॉडीज, हम बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? पहले ये सोचा गया कि आप मान लीजिए कोई भी आपके पास एक बॉल है या कोई भी आप बॉडी ले लीजिए, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रैंडम शेप, और उसके ऊपर लैम्प ब्लैक की कोटिंग कर दीजिए। लैम्प ब्लैक की जब कोटिंग करी गई और उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर स्टडी की गई, दैट वाज 0.97, मतलब 97% रेडिएशंस तो वो एब्जॉर्ब कर रहा था। बट ये जो बचा ना ये 3%, ये नहीं हमें, मतलब दिस इज़ नॉट टॉलरेबल फॉर मी, सो आई विल नॉट कॉल इट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कि जब तक ये सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। So in 19th century there were lot of attempts to explain these black bodies. Lot of scientists emerged to study black bodies to give the idea of the concepts working behind black bodies, among which I can take the names of Leumer, Pringsheim, Wien, Ferri. Leumer, Pringsheim, वेन, फेरी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैक बॉडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा फेमस है ये महाशय। इन्होंने जो काम किया वो हमें समझ आता है, सीधी सी बात ये है, वो हमें समझ आता है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड फेरीज ब्लैक बॉडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या था, फेरी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बहुत सिंपल है ब्लैक बॉडी बनाना, क्योंकि हमें करना क्या है, जस्ट नन ऑफ द रेडिएशंस कैन एस्केप फ्रॉम दैट बॉडी, कि आपने फॉल करवाई चलो अंदर, आपने फॉल करवाई चलो अंदर। तो उसने ये कहा कि आप एक कंडक्टिंग इस तरीके से स्फेरिकल शेप बॉडी ले लीजिए, डबल वॉल्ड, उन्होंने इसको हॉलो डबल वॉल्ड इस तरीके की एक बॉडी डिज़ाइन की। यहाँ पे उन्होंने रखी एयर, और नॉट एयर, एयर यहाँ से रिमूव कर ली गई। Within these walls it was kept vacuum all over. वैक्यूम रखा गया अंदर। वैक्यूम इसलिए रखा गया, और आई कैन से दैट द एयर वाज सक्शन विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप। क्यों एयर को सक्शन कर लिया गया, क्यों एयर को यहाँ से निकाल दिया गया? इसलिए क्योंकि हमें पता है ऑल दो एयर इज अ बैड कंडक्टर, बट कंडक्टर तो है ना। इट मीन्स क्या है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से जो लॉस ऑफ हीट है, लॉस ऑफ एनर्जीज है, वो होना शुरू हो जाए। बिकॉज इन फ्यूचर, अभी इन वेरी नियर फ्यूचर, इसी ऑनगोइंग लेक्चर के अंदर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि एक ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी तब कहेंगे जो वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करे और सारी को एमिट भी करे। हाय ये क्या हो गया? दिस विल बी हैपनिंग, लेट अस सी हाउ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनको एमर्ज भी करे। अब यहाँ पे अगर हीट लॉस हो गए तो जितनी हमने दी थी उतनी वापस नहीं आएगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या रखा गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया, कंडक्टिंग वॉल्स थी, पूरे तरीके से ब्लैक कलर की कोटिंग इनके ऊपर कर दी गई, और यहाँ पे एक कोनिकल एज रखी गई ताकि, और यहाँ से लाइट को एंटर करवाया गया। आई कैन से अ डबल वॉल्ड वैक्यूम चैम्बर कंसीडर किया फेरी ने। इट वॉज एंटायरली कोटेड विद ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का पेंट कर दिया गया। अब होगा क्या, और ये कॉनिकल सरफेस की सपोज पॉइंट P है, एंड दिस कोनिकल एज P इज शिफ्टेड लिटिल बिट लेफ्ट और राइट फ्रॉम दिस एंट्रेंस, इस होल से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट, ताकि ये चोंच बिल्कुल यहाँ पे ना जाए और रेडिएशन हमारी स्ट्राइक होके वापस ना कहीं चली जाए, क्योंकि हमें रेडिएशन को अंदर तो आने देना है, बाहर नहीं जाने देना है। तो रेडिएशन यहाँ पर आकर फॉल हुई रे, यहाँ से सपोज यहाँ रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, इन दिस वे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विल अकर, एंड एवरी टाइम जब ये यहाँ पे बॉडी के कंटेक्ट में आएगी,
इट विल गिव इट्स लिटिल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉडी और वो एक्साइट हो जाएंगे। इसका मतलब कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, अगले में फिर कुछ पार्ट, अगले में कुछ पार्ट, करते 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 अल्टीमेटली बेचारी अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगी और अंदर ही निस्तनाबूत हो जाएगी और हमारे पास बाहर नहीं आ पाएगी। और ये फाइन होल हमने बिल्कुल इतना छोटा सा इसलिए रखा ताकि रिफ्लेक्ट होकर लाइट के बाहर जाने के चांसेस ना हो, यहाँ से कहीं से भी बाहर ना जा पाए। तो इस तरीके से हमने लाइट को ट्रैप करना सीखा विद द हेल्प ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि हमें थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिए था, मैं बार बार बात करूंगी, वी नीडेड थर्मल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर। इक्विलिब्रियम के अंदर जो रेडिएशन होती है मैटर के साथ, दैट इज बेसिकली बैक बॉडी रेडिएशन। तो वो इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि हीट एक्सचेंज ना हो, टेम्परेचर एक्सचेंजेस, ये सब चीज़ें ना हो। दैट इज़ वाई भी हमने यहाँ से एयर को बाहर निकाला। तो एयर हीट लॉसेस नहीं होने देती है, थर्मल एयर की एब्सेंस हीट लॉसेस नहीं होने देती है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेडिएशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ exchange of radiations। मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ आप सबने पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कुछ ऐसी ही कहानी प्रेवोस्ट ने कही कि रेडिएशंस एक्सचेंज होती हैं, आपने एक बॉडी को रेडिएशन दी, वो अब भी आपको रेडिएशन देगी। सो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ रेडिएशंस। व्हाट हैपन इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी इज कि आपने मान लीजिए कि होता क्या है कि सपोज मैंने एक टेम्परेचर टी पे इसको मेंटेन किया एंड रेडिएशंस फॉल करती गई, बेचारी एब्जॉर्ब होती गई। उसके बाद मैंने अगला टेम्परेचर कर दिया T1 हायर और रेडिएशंस फॉल करवाई, बेचारी एब्जॉर्ब करती गई। मैंने फिर टेम्परेचर हाई किया T2 और रेडिएशंस फॉल करवाई, एब्जॉर्ब होती गई। इन दिस वे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यू मेक द रेडिएशंस फॉल ऑन द बॉडी एंड बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द रेडिएशंस। और अगर आप रिवर्स प्रोसेस करने की कोशिश करें T2 T1 T, इफ यू लोअर डाउन द टेम्परेचर्स तो वही की वही रेडिएशंस बाहर भी आनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज बेसिकली प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेडिएशंस। क्या है कि एट ऑल द टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन a body can absorb as well as emit radiations, कि 0 केल्विन के ऊपर any body can absorb as well as it can emit radiations। बॉडी किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है एंड रिवर्स जाने पे, उसी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे इट विल एमिट दोज रेडिएशंस, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स उसके डी एक्साइट होंगे। बेसिकली एब्जॉर्प्शन एमिशन का प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए कि आपने रेडिएशन दी, अगर उस रेडिएशन की एनर्जी अंदर एग्जिस्टिंग लेवल्स के साथ किसी के साथ मैच हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से लोअर लेवल से उस हायर लेवल पे चले जाएंगे, मतलब वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया। राइट, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। अब आपको पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रह सकता, इट कैन स्टे ओनली अप टू 10⁻⁸ सेकेंड्स इन एनी एक्साइटेड स्टेट। इफ इट इज मेटास्टेबल स्टेट तो आपको पता है 10⁻³ सेकेंड्स तक रहता है। इन शॉर्ट इनफाइनाइट टाइम तक वो अंदर नहीं रह सकता। अब अगर अंदर नहीं रह सकता एक्साइटेड स्टेट में तो उसको नीचे आना पड़ेगा भाई। अब नीचे आएगा तो जितनी गैप एनर्जी का, दिस इज हायर लेवल दिस इज लोअर लेवल, उसकी एनर्जी तो घट गई, तो वो जो गैप था वो गैप रिलीज करेगा। अब वो रिलीज किसी भी फॉर्म में कर सकता है, दैट कैन बी रेडिएटिव डीके, दैट कैन बी नॉन रेडिएटिव डीके। वो जब रेडिएटिव डीके होता है तो हम कह देते हैं कि फोटोन्स बाहर आ रहे हैं। तो इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में यू कैन से कि वो रेडिएटिव डीके होता है। जैसे ही आपने पहले टेम्परेचर बढ़ाते गए, रेडिएशंस अंदर आती गई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते गए, टेम्परेचर कम करते गए, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते गए और रेडिएशंस को बाहर निकालते गए। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट ब्लैक बॉडीज। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि एक ब्लैक बॉडी एक आइडियल ऑब्जेक्ट है कि जितनी एनर्जी दी उसने आपको वापस भी दे दी। इट विल नॉट कंज्यूम एनी ऑफ द एनर्जी गिवन बाय यू, मतलब इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखता है। उसने खेला कूदा सब कुछ किया रेडिएशन के साथ और वैसी की वैसी आपको रिटर्न करके दे भी दी। So basically a perfect black body is a perfect absorber as well as a perfect emitter, ये आपको ध्यान रखना है। Another thing is I can say कि अंदर मैं कह सकती हूँ कि फोटोन्स का एक अंबार, एक ढेर अंदर लगा हुआ है। There is a gas of photons inside this black body, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते रहेंगे, फोटोन्स निकालते रहेंगे, डी एक्साइट होते रहेंगे, फोटोन्स निकालते रहेंगे। So I can say that a black body is filled of photon gas. Now what is difference between other bosons and photon gas? आपको वो भी पता होना चाहिए। फोटोन गैस
एंड अदर बोसोन्स, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, बोसोन्स। फोटोन्स भी उनमें से एक पार्टिकल हैं जिनकी इंटेग्रल स्पिन होती है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, किस अलग तरीके से, क्योंकि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी, जनरल थ्योरी हम भूल नहीं सकते कि लाइट का बिहेवियर हमेशा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैसे रहता है, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़। तो क्या होगा कि ये जो मास मैं कहूँ इनका फोटोन्स का, रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स इज ऑलवेज जीरो, बोसोन्स का इट इज़ नॉट मैंडेटरी। पता नहीं हम किस बोसोन की बात कर रहे हैं, सो दे कैन हैव फाइनाइट मास। एग्जैक्टली सेम आई कैन से कि जो हमने ni को कांस्टेंट लिया वो फोटोन्स के केस में कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ आया फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, एमिट हो गया, एब्जॉर्ब हुआ, एमिट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एमिट हुआ, चलता जा रहा है। पता नहीं जितने फॉल करवाएंगे उतने बाहर आएंगे नहीं आएंगे, व्हाट विल हैपन, द रियल सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। सो इन केस ऑफ फोटोन्स अगर हम वहाँ पे भी ई स्टैट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ni कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिसके साथ तो हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर अल्फा को मल्टीप्लाई करवा के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे इन एम्बी स्टैट, वो अल्फा यहाँ से गायब हो जाएगा। अगली बात अगर मैं कहूँ कि जो फोटोन्स हैं, जो लाइट है, ये हमें पता है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। और आई कैन से अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की टर्म्स में, इट हैव टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस, लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन एंड राइट हैंडेड पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन होती ही इसी वजह से है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। और आई कैन से कि इसके पास दो डायरेक्शंस अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ऑसिलेट करने के लिए। तो एक सिस्टम के अंदर मेरे पास दो अलग अलग तरीके के सिस्टम होंगे, एक इधर ऑसिलेट करते हुए, एक दूसरी साइड ऑसिलेट करते हुए। तो वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा पोलराइजेशन का सिस्टम इसके अंदर। सो बेसिकली ये जो फोटोन्स का सिस्टम है इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ सब सिस्टम कंटेनिंग टू डिफरेंट सब सिस्टम्स, एक लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन वाला और दूसरा राइट हैंडेड पोलराइजेशन वाला। लेकिन अदर बोसोन्स में दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हो सकते हैं, रेस्ट मास फाइनाइट हो सकता है एंड पोलराइजेशन में नॉट बी देयर, कि लेफ्ट हैंडेड टू राइट हैंडेड दो टाइप की पोलराइजेशन नहीं होगी, होगी तो एक ही साइड बेचारे सारे चले जाएंगे। तो ये था बेसिक आइडिया कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। जो भी रेडिएशंस हम उससे ले लेते हैं, द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी आर टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर के अंदर भी ये कहा था कि एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर विल बी टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में से वो जो एक टेम्परेचर पे जो बाहर आ रही है उसको हम बोलते हैं उस टाइम पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। So next I am going to discuss energy distribution or spectrum of a black body. Energy distribution or we can say we are going to discuss spectrum of a black body। इनका स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करना है। स्पेक्ट्रम मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है। एक ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ, सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वर्सेस एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, इन सब के साथ। तो देखिए जो फर्स्ट एनालिसिस है स्पेक्ट्रम का दैट वाज डन बाय लैंगले। लैंगले एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत सारा ढेर सारा काम किया एंड ही फर्स्ट ऑब्जर्व द IR स्पेक्ट्रा और ऑफ थर्मल रेडिएशंस ऑफ सन यूजिंग रॉक साल्ट प्रिज्म। रॉक साल्ट प्रिज्म को यूज़ करके उन्होंने सन की थर्मल रेडिएशंस का IR स्पेक्ट्रा जो था वो हमें प्रोवाइड किया। मीन्स जो फर्स्ट एनालिसिस था दैट वाज कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ IR स्पेक्ट्रम, IR रेंज में ये काम पहले किया गया। ठीक है, 1809 के अंदर ल्यूमर, प्रिंगशिम इन दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया एंड दे यूज्ड फ्लोरोस्पर क्रिस्टल एज प्रिज्म। उन्होंने क्या यूज़ किया? फ्लोरोस्पर को एज मटेरियल को एज प्रिज्म यूज़ किया। फ्लोरोस्पर क्या है? इट इज़ बेसिकली नेचुरल कैल्शियम फ्लोराइड। आई एम अगेन सेइंग इट इज़ नेचुरल कैल्शियम फ्लोराइड एंड इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टल। बट अगर आपको कहीं से इसमें कलर दिख गया आप कहेंगे जी मैम ने तो कहा था कलरलेस है।
वो जो कलर्स आते हैं दैट मे बी ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हमेशा कलर्स दे देती हैं। कलर सेंटर्स आपने पढ़ा होगा, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर्स हो सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ कलरलेस क्रिस्टल एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशंस, इसलिए उन्होंने इसको यूज़ किया। अब क्या टर्मिनोलॉजी थी, क्या स्ट्रक्चर थी जो उन्होंने यूज़ की, तो वो ध्यान से देखिए। दे यूज्ड अ कार्बन रोड, फ्लोर्सबर्ग क्रिस्टल को एज प्रिज्म यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें डिस्पर्जन करवानी थी, उन्हें स्पेक्ट्रम लेना था, रेडिएशंस को सेपरेट आउट करना था। डिस्पर्जन मतलब सेपरेट करना, सेपरेट करने के लिए क्योंकि वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होनी चाहिए थी, तो उसके लिए प्रिज्म वाज अ बेटर ऑप्शन एट दैट टाइम। तो उन्होंने एक कार्बन रोड कंसीडर की। आई एम गोइंग इनटू द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ black body radiation spectra. A carbon rod was considered, I can say the heated carbon rod was used as a source of black body radiations in the experiment executed by Leumer and Pringsheim. तो उन्होंने इस सोर्स से रेडिएशंस जो थी वो फॉल करवाई किसके ऊपर, एक कॉन्केव मिरर के ऊपर। यहाँ पे कॉन्केव मिरर था, इस मिरर के ऊपर रेडिएशंस आ गई, नेचुरली ये रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर का काम क्या है, दे दो भैया मुझे तो कुछ भी, मैंने रखना तो है नहीं, मैंने तो सब रिटर्न कर देना है। रिफ्लेक्ट होके ये सारी के सारी किसके ऊपर फॉल हो जाएंगी, प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, फ्लोर्सबर्ग प्रिज्म था जो ल्यूमर और प्रिंगशीम ने यूज़ किया। अब जैसे ही रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल होंगी, उसके बाद हमें पता है इसमें से पास होते ही इनकी डिस्पर्जन जो है वो हो जाएगी, और डिस्पर्जन होगी इनके अंदर आई कैन से कि रेडिएशन सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे फिर से एक मिरर रखा गया, सपोज दिस इज M1 एंड दिस इज M2। अब मिरर का काम फिर से क्या है, रिफ्लेक्ट करना। ये क्या करेगा, जो भी जितनी भी रेडिएशंस फॉल होंगी इनको यहाँ पे इधर रिफ्लेक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास हमारा डिटेक्टर है, और ये जो डिटेक्टर है दिस वाज बोलोमीटर। जो मीटर बोलता है वो वाला बोलोमीटर नहीं है ये, कि नाम से आप सोचो मैम आपने तो कहा था कि नेम से ही सारा कुछ डिफाइन हो जाता है, तो बोलने वाले मीटर को बोलोमीटर कहेंगे। सो बोलोमीटर इज बेसिकली प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। You can say it will be having a low thermal capacity and very high sensitivity. इसकी thermal capacity बहुत कम होती है और sensitivity बहुत ज़्यादा होती है, and it is used to detect thermal radiations. I'm again repeating, bolometer is a platinum resistance thermometer and of very low thermal capacity and high sensitivity used to detect thermal radiations. कि thermal radiations को detect करने के लिए जिस thermometer को हम use करते हैं, platinum wire का बना होता है ये, उसको हम bolometer बोलते हैं। बोल देता है ना वो कि इतना टेम्परेचर है जी, इतनी इसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस वजह से क्योंकि डिस्प्ले हो जाती हैं चीज़ें, हाँ तो बोलने वाला ही है। तो देखिए ग्रीक लेटर जो है, मैं आपको एक्चुअली समझाऊं कि जो बोलो है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक के अंदर बोलो वर्ड है इसका मतलब था रे, है ना। अब आप कहें कि बोलो, आप तो बोल ही रहे हो, बोलो जी बोलो, वो वाला बोलो नहीं है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि जब मैंने आपको ये कहा था कि वर्ड के अंदर ही डेफिनेशन है, मैंने ये भी कहा था कि वो डेफिनेशंस, वो मीनिंग्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन एंड हिरार्की जो मैंने आपको बताई। तो ग्रीक के अंदर बोलो का मतलब क्या होता है, रे। बोलो मीटर मतलब मेजरमेंट, यानी कि रे की मेजरमेंट करने वाला, रेडिएशंस की मेजरमेंट करने वाला डिवाइस, उसको हम बोलते हैं बोलोमीटर। तो यहाँ पे बोलोमीटर था जिसने इन रेडिएशंस को डिटेक्ट किया। तो ये इतनी छोटी सी मैं कहूँगी अरेंजमेंट थी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। नाउ वी स्विच टू कि क्या ऑब्जर्व किया गया एंड व्हाट वाज दैट, कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखिए जो स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, एनर्जी डेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी का अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, प्लैंक ने बड़ी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। इस साइड वेवलेंथ ले ली है मैंने, यहाँ पर मैंने ई लैम्डा, डी लैम्डा, आई हैव कंसीडर्ड एनर्जी डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है, मैं जैसे ही आपसे पूछूं व्हाट इज डेंसिटी, यू विल से मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम एंटायरली रॉन्ग। डेंसिटी इज क्वांटिटी अपॉन डायमेंशन। कि जब हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है, जब हमें कैलिब्रेशंस करनी होती है, वी नीड स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स जो किसी भी सब्सटेंस की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड ना करें। आप लोगों ने मास डेंसिटी कही, वो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिस्टम 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है।
आपने नंबर डेंसिटी पढ़ी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोगों ने चार्ज डेंसिटी पढ़ी होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एग्जैक्टली सेम वी आर डीलिंग विद एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि सिस्टम 3D के अंदर है, सो इट विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो ब्लैक बॉडी ने रिलीज करके हमें दे दी। जब इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का, मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बात की कि एक टेम्परेचर पे हम एक ही बार काम करेंगे, इसके बाद में हाथ खड़े कर देती है कि नहीं भैया दूसरा टेम्परेचर लाओ, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, तो ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टेम्परेचर T2 जैसे ही मैं करती हूँ एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन कर्व देखिए कितनी गंदी सी शेप का होता जा रहा है। दिस इज T3, दिस इज T4, दिस इज इसी तरीके से T5। तो आपको समझ आता जा रहा है कि कर्व इधर 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 मैक्सिमा शिफ्ट होता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की जो वेरिएशन है वो मिलती है। तो देखिए व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट जनरल नेचर ऑफ ऑल द कर्व्स इज सेम, राइट। जनरल नेचर ऑफ, I will say general nature or trend of all the curves is same। मतलब हर टेम्परेचर पे बॉडी का जो बिहेवियर होगा वो सेम रहेगा। एक टेम्परेचर मान लीजिए 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400, 500, 600, लेकिन वेवलेंथ चेंज करने पे बिहेवियर वही रहेगा, इंक्रीज, पीक, डिक्रीज। तो ये जो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। ये देखिए एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब इस टेम्परेचर पे इतनी एमिशन थी, इस टेम्परेचर पे इतनी, इस पे इतनी, इस पे इतनी, इस पे इतनी, मींस एनर्जी डेंसिटी बढ़ रही है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज इंक्रीजिंग, और उस एनर्जी का रिलीज होना इज व्हाट, एमिसिव पावर, कि कितनी पावर पर यूनिट आई कैन से टाइम इज, कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रही है पर यूनिट टाइम, उसको ही हम एमिसिव पावर कहना शुरू कर देंगे। तो आई कैन से कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एमिसिव पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। एमिसिव पावर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज। समझ आ रहा है हमें, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही हमने क्या किया, एनर्जी दे दी। अगर हमने एनर्जी दे दी तो ज़्यादा फोटॉन्स अंदर जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और ज़्यादा ही फोटॉन्स बाहर आएंगे, तो एमिशन नेचुरली इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो बिहेवियर है, दिस बिहेवियर अलोंग द इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ इज नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर। तो कर्व यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक इधर स्ट्रेट लाइन, एक इधर स्ट्रेट लाइन, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ई लैम्डा डी लैम्डा वर्सेस wavelength is a non-uniform distribution, is a non-uniform distribution। क्या मतलब है non-uniform distribution का? Initially with increase in wavelength, with increase in lambda, energy density increases, it reaches to a peak, reaches to maximum value and then decreases, and then decreases। कि पहले एक, आप जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, एनर्जी कम 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 होती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि पहले एमिशन बढ़ रहा है, फिर एक पर्टिकुलर पे जाके एमिशन ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। इन अदर वर्ड्स हमें ये समझ आ रहा है कि हर एक के अंदर एक ऐसी वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे एमिशन क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। मतलब एक एवरेज आउट में कहूँ कि ये दो लेवल्स हैं, ये दो लेवल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी के अंदर, तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो जो एमिशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर इस तरीके से लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड दोज लेवल्स आर ब्रॉडर एनफ। आपने क्वांटम के अंदर पढ़ा होगा कि ये ब्रॉड होते हैं। अगर मैं सिर्फ दो ही लेवल्स के अंदर बात करूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितनी सारी रेडिएशंस होगी। इट मीन्स हमारे पास एक कॉन्टिनम सा मिल जाएगा कि रेडिएशंस हमारे पास आती जा रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम मानेंगे वो यहाँ से यहाँ, इसके मिड से इसके मिड तक। सो दिस विल करस्पॉन्ड टू दिस मैक्सिमम, कि यही वो वैल्यू है जहाँ पर मैक्सिमम एमिशन जो है वो पॉसिबल है, जिसको हम सेंट्रल वेवलेंथ या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का नेम भी देते हैं इन ऑप्टिक्स, लेकिन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा एम। मिनिमम वेवलेंथ नहीं है ये लैम्डा एम। लैम्डा
इसके पैर में जो मैंने एक m लटका दिया इसके साथ घुंघरू की तरह इसके पैर में बांध दिया है, जो सबस्क्रिप्ट m मैंने लिखा है, दैट m स्टैंड्स फॉर दिस इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम। तो लैम्डा m क्या है? लैम्डा का यू कैन से दैट इन एवरी कर्व देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा m। अगला पॉइंट हम ये ले सकते हैं, इन एवरी कर्व और एट एवरी टेम्परेचर यू कैन से, इन एट एवरी कर्व और एट एवरी टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा m। इसको हम लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स कुछ नहीं कहेंगे, फॉर विच एमिशन इज मैक्सिमम या एमिसिव पावर इज मैक्सिमम या एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम। इसको क्या बोला जाता है? लैम्डा m बोला जाता है। एनर्जी डेंसिटी जो है इसके लिए क्या होगी? मैक्सिमम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये टेम्परेचर है, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये बेचारी इधर खिसक गई, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर इधर, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, पीक इधर 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 शिफ्ट होती जा रही है, मीन्स टुवर्ड्स लोअर 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 वेवलेंथ आती जा रही है। इन शॉर्ट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वेवलेंथ लैम्डा टुवर्ड्स लोअर साइड शिफ्ट हो जाती है। इन शॉर्ट लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t एंड वी कॉल इट वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि वेन ने भी बड़ा काम किया है इसके अंदर, ब्लैक बॉडीज के अंदर, एंड ही सेड एज यू इंक्रीज टेम्परेचर दिस लैम्डा m डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। इनवर्सली है, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, तो लोअर वैल्यूज की तरफ डिस्प्लेस होनी शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए क्या है कि एसी के साथ ही प्लैंक ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन प्लैंक की बात कहने से पहले मैं यहाँ पे कहूँ कि टोटल एनर्जी डेंसिटी जब आपको इसकी लेनी होगी, 5 पॉइंट्स हो गए हैं। अगला पॉइंट जो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, कि आपको पता है कि ई लैम्डा कोई भी एक वैल्यू हो तो आपको एक पर्टिकुलर छोटी सी वेवलेंथ रेंज के अंदर देगी, लेकिन जैसे ही आप इस कर्व के पूरे नीचे का एरिया कंसीडर कर लेंगे, आपको पता है वो एरिया किसके इक्वल होगा? ई लैम्डा डी लैम्डा, इसका इंटाग्रेशन आपकी +1 +2 के अंदर आपने बड़े अच्छे से इंटाग्रेशन के साथ एरिया को रिलेट करना सीखा होगा कि इस कर्व का अगर मैं एरिया लेने की कोशिश करूँ, एरिया अंडर द कर्व, सो इट विल बी इंटाग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा। लिमिट्स आपको जो भी दो लेनी है, एरिया यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है, जो भी व्हाटएवर, तो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कोई भी आप ले सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, कि पर सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई है। सो दिस विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, और आई कैन से द एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। वो आप इस पॉइंट में लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी जो मैंने कहा कि प्लैंक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अंदर आपको पता है कि फोटोन्स प्रेजेंट हैं, इधर चला गया, उधर चला गया, इधर चला मैं, उधर चला मैं, ऐसे ही करता जा रहा है बेचारा, इधर उधर कर रहा है मोमेंट, इट मीन्स इट इज ऑसिलेटिंग। और वो जो ऑसिलेशंस होंगी दोज विल बी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। आइडियल सिस्टम अगर हम कंसीडर करें, सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक द फोटोन्स इनसाइड अ ब्लैक बॉडी, फोटोन्स इनसाइड अ ब्लैक बॉडी will behave as simple harmonic oscillators। मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, आपने शॉर्टकट नहीं मारना है एग्जामिनेशन में, SHO नहीं लिख देना है वहाँ पे, आपने लिखना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसके बाद अगली बात फोटोन उन्होंने कहा प्लैंक भाई साहब ने कि अगर अंदर लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो एनर्जी बाहर आएगी वो भी टूट टूट के आएगी, वो भी डिस्क्रीट नेचर की होगी। सो दे कॉल दैट द एनर्जी कमिंग इन टर्म्स ऑफ फोटोन विल बी डिस्क्रीट इन नेचर एंड इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी h²। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बंडल्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है, डिस्क्रीट नेचर की होती है, और एक फोटोन की एनर्जी हो गई h इंटू न्यू। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.632 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻³ 34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहें, इट विल बी nhc बाय लैम्डा, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला जो है फोटोन्स की एनर्जी के लिए हमें प्लैंक ने प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी बिल्डअप हो गई, और किसके बेसिस पे बिल्डअप हुई? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। कैसे हुई हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।